डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मॉडल क्वेश्चन नंबर 4 यानी सेट नंबर 4 देख रहे हैं इंग्लिश इलेक्टिव का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपका सेट नंबर 1 टू सारा करा दिया गया है। और भी सब आपके आर्ट्स कॉमर्स इन सभी के सोल्यूशन पहले इस चैनल का परफेक्ट सोल्यूशन जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये आपकी गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढ, ये अलग ही क्वेश्चन है और इनके डिज़ाइंड जो आंसर है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ करके सोच समझ के बनाए हैं, इसीलिए जो आपके लेट आए हैं आपके। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको देना था, तो ये आपको दिया गया है, इसको क्या पढ़ना था। पढ़ने के बाद में इसके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट डिड पीपल इन बेबीलोन डू व्हेन दे एग्रीड टू ए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि बेबीलोन में लोगों ने एक व्यापार अनुबंध के लिए जब सहमति व्यक्त की तो उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है, तो इन बेबीलोन, बेबीलोन में व्हेन पीपल एग्रीड टू ए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, बेबीलोन में जब लोगों ने एक व्यापार अनुबंध के लिए जो है सहमति जताई या सहमत हुए, दे पास देयर फिंगरप्रिंट्स इनटू ए क्ले इन विच द कॉन्ट्रैक्ट वाज रिटेन। उन्होंने अपने अंगुलियों के निशान एक मिट्टी पर छोड़े जिसमें अनुबंध लिखा हुआ था। उसके बाद में हु रोड अबाउट फिंगरप्रिंट्स इन 689, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो आपका सन है इसी के हिसाब से आंसर दिया है, लेकिन आपका पैसेज में जो है सन जो है वो चेंज है। हमने इसी के हिसाब से आंसर, ताकि आप इसके डिपेंड कर सकते हैं कि आप कैसे लिखना। हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यहाँ पर जो है मार्सेलो मालपिघी जो थे उन्होंने जो है ये फिंगरप्रिंट जो है 1689 में लिखा। बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर फिंगरप्रिंट्स यूज्ड इन द एशियन टाइम्स। तो पूछा गया है प्राचीन काल में जो है उंगलियों के निशान का क्या उपयोग था या कैसे उपयोग किया जाता था। द फिंगरप्रिंट्स यूज्ड इन टू डिटरमाइन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल इन द एशियन टाइम्स, यानी कि तो प्राचीन काल में जो है व्यक्तियों की पहचान निर्धारित करने के लिए जो है उंगलियों के निशान का उपयोग किया जाता था। बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मालपिगियन लेयर, यानी कि इसमें पूछा गया है मालपिगियन परत जो है क्या है। तो द लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड मालपिगियन, यानी कि जो है त्वचा की परत को ही मालपिगियन जो है परत कहा जाता था। बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया गया है, आप आसानी से देख सकते हैं पैसेज। तो इस पैसेज के हिसाब से जो है आपको आंसर्स को कंटिन्यू करना है, पैसेज को पहले पढ़ना है, यानी पढ़ने के बाद में जो है आपको आंसर्स देने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आ जाइए, पांचवा जो क्वेश्चन है, फॉर व्हाट द बर्ड ग्रीविंग। तो यहाँ पे किसके लिए बर्ड जो है ग्रीविंग कर रही है, क्या ये कि आप बोल सकते हो कि जो वर्ड से यानी पक्षी हैं जो किसके लिए शोर कर रहे थे, द बर्ड ग्रीविंग ए लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो जो यहाँ पे पक्षी जो थे वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए है ना, लिबर्टी के लिए जो है शोर कर रहे थे। व्हाट डिड द डव डाइव ऑफ, गया है कि डव मतलब होता है कबूतर, ऐसा नहीं कि पिजन का मतलब ही कबूतर, डव मतलब भी कबूतर। तो कबूतर किससे मरा, है ना, व्हाट डिड द डव डाई ऑफ, किससे मरा। तो द डव डाई ऑफ बिकॉज इट वॉज चीफ चिकन, यानी कि जो कबूतर जो है ये कैसे मरा, तो ये आप बता सकते हैं कबूतर जो है आपका मरा क्योंकि उस, यानी कि वो दुख से प्रभावित था या दुख से त्रस्त था। बाद में हाउ डिड द पोएट सेटिस्फाई द नीड ऑफ बर्ड, यहाँ पे जो है कवि ने पक्षी की आवश्यकता को कैसे पूरा किया। तो द पोएट लव्ड एंड किस इट एंड फेड इट विद द विद वाइट पीस, यानी कि कवि ने उनको प्यार किया, चूमा और सफ़ेद मटर जो है खिलाई, सेटिस्फाई। उसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन बी में क्या है, राइट एन ऐसे ऑन गेम आई लाइक मोस्ट, यानी कि आप जो गेम पसंद करते हैं उसके बारे में एक ऐसे लिखना है। हमने अपने हिसाब से अपना जो है बैडमिंटन के बारे में जो लिखा है यहाँ पर, तो आप चाहे बैडमिंटन का लिखे, हॉकी का लिखे, क्रिकेट का लिखे आप है। तो यहाँ पर पैसेज जो लिया गया है इसको आप पढ़ करके आराम से समझ सकते हैं। बाकी अगर मैं इस पैसेज को पढ़ करके आपको समझाता हूँ तो लंबा समय लग जाएगा, और इसमें आसान लैंग्वेज लिखी गई है जिसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, पैसेज आप आसानी से, यहाँ पे दूसरा पैसेज पैराग्राफ है और तीसरा पैराग्राफ है, इन सभी को आपको इसी तरह से लिखना है। बाकी आप अपने लैंग्वेज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका लैंग्वेज जो है ग्रामेटिकली रूप से सही होना चाहिए, फिर जाके आप नंबर मिलेंगे। उसके बाद में है आपका 9th नंबर क्वेश्चन, राइट अबाउट द जॉयस ऑफ रीडिंग, यानी कि आपको क्या करना है कि जॉय ऑफ रीडिंग लिखना है, यानी कि प्रसन्नता बतानी है आपको पढ़ने की या रीडिंग करने की। तो ये भी आपको आसानी से आप इस जैसा
चीज़ नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको समझ में ना आ पाए। ज़्यादा सिंपलेस्ट आ गया है, तो आप लिख पाएँगे। वन बाय वन पैराग्राफ आप पढ़ करके लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली योर कॉलेज सेलिब्रेटेड यूथ डे। यूथ डे यानी युवा दिवस मनाया गया, तो रिपोर्ट करना है स्कूल के मैगजीन के लिए। युवा दिवस के लिए आप जो है यहाँ पर आप आसानी से जो है अपना एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। जो युवा दिवस है इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना था। युवा दिवस के ऊपर शॉर्ट से शॉर्ट पैराग्राफ लिखा है, बताया है युवा दिवस द बर्थडे ऑफ ग्रेट मैन स्वामी विवेकानंद वाज सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट ऑथिज्म, यानी कि यहाँ पर जो है महापुरुष जो स्वामी विवेकानंद, इनका जन्मदिन जो है बहुत धूमधाम से मनाया गया। और एज यूजुअल आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली द प्रोग्राम ऑफ फॉर युवा दिवस स्टार्टेड विद प्रेयर सर्विस डेडिकेटेड स्वामी विवेकानंद, यानी कि जो है सुबह की सभा जो है हमेशा की तरह युवा दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत जो है हमारी स्वामी विवेकानंद के को समर्पित करके प्रार्थना के साथ, और द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट परफॉर्म रिसिटेशन एंड डांस सिंगिंग इन डेडिकेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर बच्चों ने जो है अपना जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम, गायन, नृत्य और सब कुछ जो है शुरू किया डेडिकेशन के लिए, विवेकानंद के लिए। महापुरुष इनको माना गया है, या युवा दिवस इन्हीं के लिए मनाया गया। और द स्पीच विच वुड बी इनकरेज द यंग जनरेशन एंड विल मोटिवेट देम, और वो स्पीचेस के जो प्रिंसिपल ने जो है फेमस स्पीच थे जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए थे, और ये स्पीचेस तो इतने थे अच्छे थे कि मतलब इन्होंने युवाओं को इनकरेज किया, उनकी जनरेशन को इनकरेज किया। और उसके बाद में फाइनली द प्रोग्राम हैज़ एंडेड विद द नेशनल एंथम, और राष्ट्रगान के साथ में जो है इस प्रोग्राम, और एवरीबडी एंजॉयड दिस प्रोग्राम वेरी मच, और इस प्रोग्राम का जो है सभी ने आनंद उठाया। इस तरह से जो था ये आपको छोटा एक क्या कहते हैं मैगजीन के लिए जो है रिपोर्ट बनानी थी। इसके बाद सेक्शन आते हैं जहाँ पे आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। व्हाई डज द फाइनल वेडिकेशन इम्पोर्टेंट फॉर ताओ यिंग। ताओ यिंग के लिए जो है उसका अंतिम पुष्टि या अंतिम जो पुष्टिकरण क्यों महत्वपूर्ण आपको बताना है। तो द ताओ यिंग फेल्ट इट वाज इम्पोर्टेंट टू पर्सन, और ये सोच रहे बेटे सभी चीज़ों को समझाना या सभी करना बहुत ज़रूरी है। दैट सी वाज नॉट रॉन्ग अबाउट हिज हाइट, और उसको ऐसा लगता था कि वो अपने बेटों को ये समझाना चाहती है का जो हाइट है उसके लिए गलत नहीं थी। और उसके बाद में हम लिख सकते हैं हिज हाइट दैट सी वाज नॉट ट्राइंग टू एग्जाम्प्ट हिम इंटेंशनली फॉर द टिकट, और वो जो है टिकट का मुआवजा जो है देने के लिए, तब वो अपने आप को मायने नहीं रखते, उसका मतलब टिकट जो है उसके मुआवजे के लिए मायने नहीं रखता था, या फिर वो ऐसा नहीं था कि वो टिकट के लिए नहीं खरीदना चाहती थी। हर सन्स ट्रस्ट इज इन हर मैटर्ड मोर देन एनीथिंग टू हर, यानी कि उसके बेटे का जो विश्वास है उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता था। इवन दैट कंपनसेशन डिड नॉट मैटर एनी थिंग टू हर, यहाँ तक कि कोई पैसे का भुगतान करे या उसके बदले ये चीज़ मंजूर नहीं था या उसके लिए मायने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच आर्ट फॉर्म इन फिल्म मेकिंग पोजेस टू और व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलरिटी, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि फिल्म निर्माण किस कला से सबसे करीब है और इसकी समानता का क्या कारण है। फिल्म मेकर फिल्म मेकिंग इज द क्लोजेस्ट टू म्यूजिक अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि जो लेखक के अनुसार है फिल्म निर्माण जो है संगीत के सबसे करीब है। इज बिकॉज बोथ फिल्म एंड म्यूजिक आर बेस्ड ऑन ए सर्टेन रिदम, यानी कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्म और संगीत दोनों जो है एक निश्चित लय पर आधारित होते हैं, और इट इज़ द इनहेलेशन एंड एक्सलेशन इन कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ रिक्रिएशन बाय डायरेक्टली अफेक्टिंग द इमोशंस अदर देन अदर यहाँ पे आएगा अदर देन द अफेक्टिंग द इंटेलेक्ट। तो यहाँ पे अदर कर लेना, थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको आप जरूर सही कर लेना। यहाँ पर जो है ये बोला गया है कि यह बुद्धि को प्रभावित करने के बजाय जो है भावनाओं को से प्रभावित करके जो है मनोरंजन के क्रम को जो है उतार चढ़ाव के साथ, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि व्हाट डिड यू थिंक द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन वाज अबाउट, यू रीड द फ्यू फर्स्ट फ्यू लाइन्स, यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो
आप अगर कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं इस कविता की, तो आपको कैसे लगता है कि टाइम एंड टाइम अगेन जो है, यानी समय और समय दोबारा जो है, ये किस बारे में थी? द पोएम इंडिकेट्स द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड व्हिच चेंजेस अकॉर्डिंग विद द टाइम, यानी कि जो है, यह कविता जो है परिस्थितियों को इंगित करता है जो समय के साथ में बदलती हैं। उसके बाद में इन दिस पोएम ए के रामानुजन कंपेयर्स द वर्ल्ड विद द वेल मैनेज सिटीज़, यानी कि इसमें जो है कवि रामानुज जो है विश्व की तुलना प्रसिद्ध नगरों के साथ में करते हैं। मैनेज किससे करते हैं? सिटी से। विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरी सिंगल आवर्स ऑफ क्लॉक रिप्रेजेंट द चेंज इन द सिटी, यानी कि समय के हर घंटे के साथ में यहाँ पर जो है शहर के बदलाव को पाया जाता है। और विद पैसेज ऑफ टाइम, और इसके अलावा जो है द चेंजेस इन द सिटी एंड ऑन वन डे ऑल द चेंजेस विल एंड अप, और एक दिन जो है ये सारे के सारे चेंजेस जो हो रहे हैं, बदलाव जो है, ये समाप्त हो जाएगा एंड स्टार्ट अगेन, और दोबारा से शुरू हो जाएगा न्यू वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम द चेंज वन, और जो दूसरा वर्ल्ड बनेगा वो पुराने से अलग होगा। तो इस तरह से जो है इसका आंसर लिखना था। की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हिस्ट्री गेट हाईलाइटेड इन द पोएम ब्लड, यानी कि कविता रक्त यानी कि खून में जो है भारतीय समाज और इतिहास के किन पहलुओं को दर्शाया गया है, प्रकाश डाला गया है, ये आपको बताना। एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हिस्ट्री हाईलाइटेड इन दिस पोएम आर, यानी कि कविता में भारतीय समाज और इतिहास के पहलुओं पर जो प्रकाश डाला गया वो इस प्रकार हैं। इट शोज दैट टू वुमेन कैन अंडरस्टैंड ईच अदर एंड गेट अटैच इमोशनली एट द पर्सनल लेवल, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि दो महिलाएं जो है एक दूसरे को समझ भी सकती हैं और व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक रूप से जो है जुड़ भी सकती हैं। मे दैट्स वाई कमला दास कुड शेयर हर फीलिंग्स विद ग्रैंड मदर मच, और इसी कारण जो है कमला दास जो है शायद इसीलिए कमला दास जो है अपनी दादी के साथ जो है अपनी भावनाओं को ज़्यादातर साझा कर पाती थी। और द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ कमला दास हैड ए वेरी लॉयल एंड चीयरफुल लाइफ बिफोर डेथ ऑफ हर बेटर हाफ, और जो कमला दास की जो परदादी थी वो अपनी साथी की मृत्यु से पहले जो है बहुत ही शाही या फिर बोल सकते हैं हंसमुख जिंदगी व्यतीत करती थी। और इसके बाद में है जो है Still after that, sudden loneliness took all the her happiness and converted her better life into a pathetic one. और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, मतलब उसके बेटर हाफ की मृत्यु हुई, उसके बाद जो अचानक उसको अकेलेपन ने उसकी सारी खुशियों को छीन लिया, उसके बाद में उसका जीवन जो है देखने में दयनीय रूप में बदल गया। दिस शोज द सिचुएशन ऑफ वुमेन, और ये जो है यह जीवन के साथ में जो है सिचुएशन ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी आफ्टर लूजिंग हर पेरेंट्स ऑफ, यानी कि ये चीज़ जो है ये क्या बताती है, जीवन के लिए अपने साथी को खो देने के लिए हमारे समाज के अंदर जो है स्त्रियों की दशा को बताती है। इस तरह से जो है हम इसका आंसर कंप्लीट करें। तो आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पेसल्ट्रिक ऑफ समर, यानी कि यहाँ पे वे सल्ट्रिक यानी कि जो है इसमें पूछा गया है ग्रीष्म काल के। पेसल्ट्रिक मतलब स्रोत भी बोलते हैं, आप पता नहीं यहाँ पे, तो आप इसको पेसल्ट्रिक बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं आपके स्रोत से क्या पता चलता है या क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा है सल्ट्री इज एन एशियंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाई पल्किंग स्ट्रिंग, यानी कि सल्ट्री जो है तार को खींच खींच करके बजाए जाने वाले एक प्राचीन संगीत यंत्र है। द पोएट्स यूजेस द स्माइल्स ऑफ पेल्सिट्रीज ऑफ समर टू डिस्क्राइब द नेचुरल साउंड दैट द पोएट हियर्स इन ए ब्राइट सनी डे, यानी कि जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रीष्म काल के पेल्सिट्रीज की जो खासियत थी उसके उपयोग के बारे में प्रकृति की ध्वनियों का इसमें कवि जो है वर्णन कर रहा है। और वो बताता है कि कवि जो है उस कवि को ये ऐसा सा महसूस होता है जैसे कि कवि तेज धूप में इन ध्वनियों को सुनता है। द नेचुरल साउंड ऑफ द विंड प्लेज or the leaves, the creeping of birds, the rapid beating of wings by the bees and grant make the poet feel happy and does not feel tired listening of the music of nature, यानी कि यहाँ पर जो है पत्तों से जो आवाज़ आ रही है हवा के दौरान, यानी हवा जब बह रही है तो पत्तों से जो आवाज़ आ रही है और प्राकृतिक जो आवाज़ें हैं जिसमें चिड़ियों का चहचहाना है, मधुमक्खियों और मच्छरों के पंख की जो तेज धड़कन वगैरह है, यानी कि उनकी धड़कन है और आवाज़ जो है कवि को प्रसन्नता का अनुभव कराती है। ठीक है। और नॉट फील टायर्ड लिसनिंग ऑफ द म्यूजिक ऑफ नेचर, और जो कवि है प्रकृति के जो संगीत को सुन करके जो थकान को महसूस नहीं करता है। तो इस तरह से जो है अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं कि
पल्सिट्रीज ऑफ समर क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख पाएंगे। और जानते ही हैं आप कि थोड़ा सा आपका जो इंग्लिश सिलेक्टिव है इसके वर्ड्स जो हैं थोड़े से अपने आप में अलग ही मायने रखते हैं और अलग ही तरीके से इसमें लिखा जाता है, क्योंकि इस बार के जो क्वेश्चन डिज़ाइंस हैं वो वाकई में आपको थोड़ा सा एक परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट दिए गए। हाउ डिड ताओ इंग सन्स इन्फ्लुएंस द वे सी लेड हर लाइफ, यानी कि यहाँ पूछा गया है कि ताओ यिंग बेटे ने उसके जीवन को जीने या जीने के तरीकों को कैसे प्रभावित किया था, ये आपको बताना है। ताओ यिंग लाइफ से ग्रेटली इन्फ्लुएंस जिया इंग्स लाइफ, तो यहाँ पर जो है ताओ इंग का जीवन जो है जियो के जीवन के कारण बहुत ही जो है प्रभावित हुआ। और ताओ इंग वाज ए सिंपल पर्सन हु लिव्ड ए हम्बल लाइफ एंड हैड नो एजुकेशन फॉर हरसेल्फ। ताओ जो है वो एक साधारण पर्सन थी, और हु लिव्ड यानी कि वो एक विनम्र जिंदगी या जीवन जीती थी, और उन्हें जो है अपने लिए कोई शिक्षा नहीं ली थी। हैड नो एजुकेशन। He linked to be a kind and charitable, setting an example for her son. वो क्या है कि वह दयालु और परोपकारी होना पसंद करती थी। वो अपने बेटे को एक अच्छा उदाहरण जो है स्थापित करना चाहती थी, एंड मेकिंग ए गुड इम्प्रेशन विच एलिवेटेड हर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड मेड हर फील लाइक एन एरिस्टोक्रेट। यानी कि यहाँ पर जो बोल रहा है कि आप देखोगे कि सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर हर सन, वो अपने जो बेटे के लिए ना जो एक उदाहरण स्थापित करना चाहती थी, और जो है एक अच्छा छाप छोड़ना चाहती थी, और अपने आत्ममूल्य को भी उसने जो है बढ़ाया था, ताकि जो है उस पर अच्छा छाप छोड़ पाए। सी ऑफन अलर्ट अलर्टेड हर मेथड्स टू सेट ए गुड मॉडल फॉर दाओ की, ठीक है। तो वो जो है अपने तरीकों में हमेशा या मॉडल में जो है हमेशा तरीकों में या मॉडल में बदलाव करती थी, ताकि वो अपने बेटे का जो है सम्मान बनाए रखे। गोइंग टू ग्रेट हाइट्स टू मेंटेन हर सन्स रिस्पेक्ट फॉर हर, ठीक है। तो ताकि वो अपने बेटे का सम्मान बनाए रखे और उसको महान ऊंचाइयों तक ले जाए। आंसर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू बर्गमैन इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए फिल्म मेकर एंड हिज ऑडियंस, यानी कि यहाँ पे पूछा गया बर्गमैन के अनुसार एक फिल्म निर्माता और उसके दर्शकों के बीच का संबंध है। तो अकॉर्डिंग टू बर्गमैन ए फिल्म मेकर हैज़ ए वेरी क्लोज कनेक्शन विद हिज ऑडियंस, यानी कि बर्गमैन के अनुसार जो है एक फिल्म निर्माता और उसके दर्शकों में काफ़ी करीबी संबंध है। इट इफ द वर्क ऑफ ए फिल्म मेकर डज नॉट रिसीव एनी रिएक्शन, यदि किसी फिल्म निर्माता के काम को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, देन द वैल्यू ऑफ दैट वर्क इज रिड्यूस टू नथिंग, यानी कि उसमें अगर प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो उस काम का जो मूल्य है उसको शून्य माना जाता है। देयर फॉर द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस टूवर्ड्स ए फिल्म इनेबल्स द फिल्म मेकर्स टू एवल्यूट द वर्थ ऑफ द फिल्म, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि दर्शकों द्वारा अगर किसी फिल्म की जो है मूल्यांकन अगर किया जाता है, तो इससे फिल्म की वैल्यू यानी कि कीमत का पता चलता है। और इसके अलावा जो है ऑल्सो बर्गमैन क्लेम्स दैट द ऑडियंस इज एंटाइटल्ड टू अप्रिसिएट और क्रिटिसाइज द फिल्म, और बर्गमैन ये भी कहते हैं कि ऑडियंस को यह हक है कि वो इस फिल्म से कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं इसके बारे में वो टिप्पणी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द सेटिस्फेक्शन, उनके जो है सेटिस्फेक्शन के ऊपर यानी कि संतुष्टि के ऊपर जो है और उनके आनंद के ऊपर जो है ये चीज़ डिपेंड करती है आफ्टर वॉचिंग द फिल्म, और इस फिल्म को देखने के बाद में जो है ये सब चीज़ें जो ऑडियंस बता सकता है। जैसे आप जो है समझ सकते हैं इस पैराग्राफ को जो मैंने आपको समझाया, कि इसमें जो फिल्म मेकर और उस ऑडियंस के बीच में बहुत गहरा संबंध है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में से जो है आपको क्या बोला है, आंसर आइदर ग्रुप ए और आइदर ग्रुप बी। तो यहाँ पर जो है आप अगर ग्रुप ए की बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो है आपको ग्रुप ए की ग्रुप टू की बात करेंगे तो जो है ग्रुप टू के आंसर देने हैं। क्या मार्गिया हिमसेल्फ वाज द कॉज ऑफ विन, टू एग्री गिव रीजंस, आपको बताना है। तो मार्गिया था वो स्वयं अपना विनाश का जो कारण था। क्या आप इस बात से सहमत है? अगर आप सहमत है तो कारण आपको बताएं। हम कह सकते हैं कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं, यानी कि मार्गिया हिमसेल्फ वाज द कॉज ऑफ रुइन, वो अपनी बर्बादी का खुद ही कारण थे या था।
द फाइनेंशियल एक्सपर्ट मार्गिया इज ए सिंपल ऑफ ग्रीड। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो कहानी है या उपन्यास है, के अंदर जो है मार्गिया एक लालच का प्रतीक है। हिज ऑन ग्रिड बिकेम द कॉज ऑफ हिज रीन, और उसका अपना ये लालच जो है उसके विनाश का कारण बना। और हाउ एवर ही इज सर्टेनली गिल्टी ऑफ एम्प्लॉइंग अनफेयर मीन्स टू बिकम रिच, और उसको अपने जो है अमीर होने में जो छल कपट जो किया था उसके लिए उसको गिल्टी का, या फिर कह सकते हैं कि होने का थोड़ा सा वो था, गम था, दुख था। और बाय दिस राइटर पॉइंट्स टुवर्ड द हिंदू belief according to which the past is said to determine the present, and the present is said to be determined in the future, and all things are believed to be decided by the gods. Margia would lend money to illiterate people who were in need, and return charges an amount of interest in some way of the other. He would exploit the needy people. With a few days, he understood that Dr. Paul was the cause of ruin of his beloved son Balu. ठीक है, उसके अलावा जो he badly beated up Balu, who recorded an impudent complaint with the police. Dr. Paul turned an enemy, and he pushes Margia back to the position of pauper from where he had started his business. तो इस पूरे अगर हम स्टोरी को देखते हैं तो इसमें क्या महसूस होता है कि इसके अनुसार जो है अ, अ, इसके द्वारा जो लेखक जो है वो हिंदू मान्यताओं की ओर इशारा करता है, और जिसके अनुसार जो है अतीत को वर्तमान निर्धारित करने के लिए कहा जाता है, और वर्तमान को जो है फ्यूचर निर्धारित करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर निर्धारित करने, और जो यहाँ पे माना जाता है कि जो सभी चीज़ें जो हैं वो देवताओं के द्वारा जो है वो तय की जाती हैं, डिसाइडेड बाय गॉड्स। मार्गिया वुड लैंड मनी टू इलिटरेट पीपल एंड हु वर इन नीड, एंड रिटर्न चार्जेस एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब मार्गिया क्या है, अनपढ़ लोगों से जो है पैसे जो है उनको उधार देता था, और उनको जरूरतमंदों को जो है शोषण के तौर पर जो उससे ब्याज की राशि लेता था, वह किसी न किसी तरह से जरूरतमंदों का एक तरह से शोषण ही करता था। और उसे बाद में जब पता चला कि उसको समझ में आया कि डॉक्टर पाल जो थे के बेटे के बर्बादी का कारण थे, ठीक है ना। बाद में पता चला कि जो उसका बेटा था वो कौन था, बालू, बालू के बेटे बर्बादी का कारण था वो डॉक्टर पॉल था, who recorded an immediate complaint with the police, और डॉक्टर पॉल turned an enemy। और जो है कुछ ही दिनों में उसको ये तो समझ में आ गया, और उसने जो है एक ने उसमें से पुलिस में जो है तत्काल शिकायत करके जो है डॉक्टर पॉल को बुरी तरह पीटा, और डॉक्टर पॉल जो है उसके लिए दुश्मन बन गए। और यही चीज़ जो है मार्गिया को पुश कर गया, यानी कि वापिस जगह पे ले आया जहाँ पर वो पहले से था। इस तरह से हम बता सकते हैं। तो आते हैं हम अंतिम क्वेश्चन, हु इज मदन लाल एंड हाउ डज ही हेल्प मार्गिया इन द बिजनेस। तो मदन लाल कौन था, और उसने मार्गिया की मदद बिजनेस में कैसे की, ये आपको इस गया है, यही चीज़ आपको इसमें बतानी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और थोड़ा सा वर्ड जो आपको पता है कि इस वर्ड्स जो हैं थोड़े से। मदन लाल कौन था, और वह व्यवसाय में मार्गिया की मदद कैसे करता था। मदन लाल इज ए फ्रॉम बॉम्बे, सेटल्ड इन मालगुडी। तो मदन लाल जो है बॉम्बे का एक व्यापारी था जो मालगुडी में बसा हुआ था। ही सीम्स टू बी एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन विद द वर्क ऑफ प्रिंटिंग। वो प्रिंटिंग के साथ में जो है क्या था, एक ईमानदार व्यवसायी लगता था। ही गिव्स ड्यू वेलकम टू मार्गिया हु केम टू हिम टू टॉक अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ डॉक्टर पॉल्स बुक ऑन सेक्सोलॉजी। तो जो वह मार्गिया का स्वागत करता है जो उसके पास एक किताब जो डॉक्टर पॉल के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी उसके प्रकाशन के लिए आता है। ठीक है, और द बुक ही लुक्स एट मोस्ट मनुस्क्रिप्ट मोस्ट पेशेंटली बिफोर कमिटिंग एनीथिंग। और जो है वह कुछ भी करने से पहले जो है पांडुलिपि को सबसे बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है उसको देखता है। और मदन लाल इज वेरी हॉस्पिटेबल टुवर्ड्स हिज क्लाइंट्स एंड इनवाइट्स जलेबीज एंड अदर डेडिकेटेड फॉर देयर क्लाइंट। और मदन लाल जो है मतलब अतिथि स्वागत के लिए बहुत ही हॉस्पिटल, ताकि एक हॉस्पिटेबल होता है एक के लिए स्वागत करना। हम मदन लाल जो है अपने ग्राहकों के प्रति बहुत ही मेजबान स्वभाव का था, और वो अपने ग्राहकों के लिए जलेबी और अन्य व्यंजन का
को हमेशा लाता था या प्रकट उनके लिए मंगवाता था। मार्गिया इज़ हाईली इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉस्पिटैलिटी, और जो मार्गिया है ना उसके अतिथि भाव के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित। आफ्टर सीइंग द एंटायर मनुस्क्रिप्ट मदन लाल डिक्लेयर्स टू द ओपिनियन ऑफ हिज, और जब मदन लाल ने पूरी पांडुलिपि देखी के बाद में उसने बोला कि वो अपनी वकील की राय लेने के बाद में इसकी घोषणा करेगा। Who finds the book all right and Margia does not come forward to spend anything on the production of the book। और वकील से जो मतलब उसको उससे राय लेने की घोषणा की, और उसके बाद जो है किताब को वो पूरी पाता है, और मार्गिया को जो किताब के निर्माण में या उसको पब्लिश करने के लिए कुछ नहीं देना होता है। इवन देन मदन लाल एग्रीज टू पे मार्गिया ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, और इसके बावजूद भी मदन लाल जो है एग्री हो जाता है कि मार्गिया को वो कुछ न का जो है शेयर देगा। द टाइटल ऑफ द बुक इज चेंज टू डेमोक्रेटिक हारमोनी, और जो टाइटल था बुक का उसको उसने या किताब को जो है उसका चेंज किया, और शीर्षक बदलकर जो है घरेलू सद्भाव यानी डेमोक्रेटिक हारमोनी घरेलू सद्भाव कर दिया। द बुक प्रूव्स टू बी ए रोरिंग सक्सेस, और जो किताब जो है एक तरह से रोरिंग मतलब गरजना, बहुत ही खतरनाक तरीके ये सक्सेस की ओर बढ़ी। ठीक है, और मार्गिया अर्न्स ए लोट फ्रॉम द सेल ऑफ दिस बुक, और मार्गिया ने जो है इस किताब की बिक्री से बहुत कुछ अर्न किया, बहुत पैसे। तरह से सेक्शन ए का आंसर सेक्शन बी का भी आंसर आप दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको मज़ा आया होगा, और आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, और अधिक कमेंट करें ताकि आपके दूसरे जो सब्जेक्ट्स जो बचे हुए हैं आज कल में उसको कम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।